केंद्र की मोदी 2.0 सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं। ये 2 साल केंद्र के लिए चुनौती भरे रहे, क्योंकि केंद्र सरकार को विश्वव्यापी महामारी से जंग लड़नी पड़ी और आज तक देश इससे लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना संक्रमण की जंग के आधार पर जनता के बीच मोदी सरकार का आकलन किया जाए तो पहली और दूसरी लहर में जनता का अलग अलग व्यू आया है। पहली लहर में कोरोना की दस्तक देने के साथ जिस तरह मोदी सरकार ने मैनेजमेंट संभाला, उसकी जनता ने सराहना की। लेकिन दूसरी लहर के बीच जिस तरह से जनता परेशान हुई, ऑक्सीजन और दवाइयों की किल्लत हुई, संक्रमण ने शहरों से लेकर गांवों तक को अपने आगोश में ले लिया। साथ ही इस दौरान पश्चिम बंगाल में पीएम ने चुनावी प्रचार जारी रखा। इस पर जनता केंद्र से सीधे सवाल करने के मूड में है। तो उधर देश के अन्नदाता भी पिछले 6 महीने से आंदोलन की राह पर हैं, जो कि पीएम मोदी की साख को खनोचने का काम कर रहे हैं। अच्छे दिन के नारे के साथ केंद्र की सत्ता हासिल करने वाली मोदी सरकार अब अपने दूसरे टर्म में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी है। पीएम मोदी ने 2020 में आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया। इसके साथ ही कश्मीर में अलगाववाद और विद्रोह को रोकने के लिए अनुच्छेद 370 को खत्म किया। वहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण देने, 3 तलाक बिल के साथ साथ सीएए जैसे प्रस्ताव को संसद में पास किया, जिसके बाद पीएम मोदी की छवि उन नेताओं में बन गई जिसमें कड़े फैसले लेने की इच्छा शक्ति हो। लेकिन केंद्रीय कृषि कानून पर केंद्र सरकार को ज्यादा विरोध झेलना पड़ा। उधर अब बढ़ती महंगाई केंद्र पर सीधा प्रहार कर रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल चुनाव में जिस तरह से भाजपा उतरी और उसके जो नतीजे रहे, उसने भी जनता में अलग मैसेज दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले टर्म की तरह दूसरे टर्म की शुरुआत की और बताया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली सरकार देश की दशा और दिशा बदल सकती है। देश ने इस दौरान दुनिया में धाक जमाई, लेकिन कोरोना संक्रमण की चुनौती के बीच जो ग्राफ पीएम का बढ़ा था, वो शायद स्थिर नहीं रह पाया। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर पीएम पर यूथ का सीधा प्रहार भी देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
कामनाएं भी देंगे, रिमेनिंग पीरियड बहुत अच्छे से निकले और यूं देखें तो मोदी साहब के 7 साल, लेकिन दोनों कार्यकाल को लेकर के थोड़ी कुछ चर्चाएं रहेंगी। पहले कार्यकाल को जिस तरह से कह सकते हैं, अगर बीजेपी मोदी साहब बहुत बेहतर मान के चलते हैं तो इस कार्यकाल में बेहतर से थोड़ा कम कह सकते हैं, मैं बहुत बेहतर नहीं कहूंगा। वजह साफ है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें चाहे वो पार्टी और संगठन के स्तर पे हो, वो जो दौर था कि जहां चुनाव लड़ रहे हैं जीतते जा रहे थे, लेकिन बीजेपी का ग्राफ राज्यों में भी कम हुआ है। 2 साल की अगर बात करें तो 10 में से 4 राज्य, बिहार में गठबंधन की सरकार बनाई, असम में वापसी की है, पुडुचेरी में कांग्रेस से बीजेपी ने अपनी सत्ता का हासिल की है, हरियाणा में गठबंधन की सरकार, लेकिन बिहार और हरियाणा दोनों ही एक तरह से कहेंगे किनारे पे सरकारें हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव ये 2 साल के कार्यकाल में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और ये कहें कि इस चुनाव में सारी नजरिया बदल भी गई थे, समीक्षकों ने बहुत कुछ लिखा भी, एक वो जो राजनीति की मर्यादा है वो भी खत्म हो गई। ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि ये चुनाव जो था, चुनाव हमेशा पहले प्रतिस्पर्धा और सद्भाव का चुनाव था, लेकिन खत्म हो गया भारत की राजनीति में। ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि इस तूफान के दरमियान ममता बनर्जी के भी कदम को बहुत उचित नहीं कहा जा सकता है कि आधे घंटे तक प्रधानमंत्री वेट करें, उसके बाद चिट्ठी देकर के चलिए, चिट्ठी अगर आपके मन मुटाव देकर के चली जाइए, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है इस देश में कि पार्टियां किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो गैप है, मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को इससे सबक जरूर लेना चाहिए। रिलेवेंटफुल आज का ये दिन इस चर्चा के लिए नहीं है, लेकिन एक बात करना भी लाजमी है कि हम कहाँ किस दिशा में जा रहे हैं। मोदी साहब के लिए इस कार्यकाल में सबसे बड़ी चुनौती होगी निवेश, क्योंकि $5 ट्रिलियन की बात कही गई है इकोनॉमी बनाने के लिए 2019-20 के बजट के दरमियान, सॉरी। और उसके अलावा कोविड जो है कैसा प्रबंधन रहा, कैसा नहीं रहा, हम सब जानते हैं। राज्यों के ऊपर डालेंगे, लेकिन केंद्र सरकार भी इस लांछन से बच नहीं सकती। कुछ ऐसी चीजें हैं, हमारे समीक्षक और वरिष्ठ पत्रकार जो लगातार बेबाक तरीके से हमारे साथ जुड़ते हैं, यश गोयल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वर्तमान सांसद जसकौर मीणा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता रामनारायण मीणा साहब जुड़े हुए हैं, और अलीगढ़ से भाजपा सांसद सतीश साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है। मैं गोयल साहब सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। अगर हम इस कार्यकाल को देखें, पिछले कार्यकाल के, हालांकि ये कह सकते हैं कि अभी 1/3 मान के चल सकते हैं, 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि 2 साल, अभी 3 साल बची हुई हैं मोदी साहब के। इस कार्यकाल को किस तरह से देखा जाए? चैलेंजेस बहुत हैं। हर्डल सबसे बड़ी कोरोना, 1 साल का जो कार्यकाल है वो कोरोना मैनेजमेंट के दौरान ही निकल गया, और मैनेजमेंट कितना हो पाया दूसरी लहर, उसके बाद में जो पोस्ट कोविड इफेक्ट्स जो आएंगे वो भी अलग बात है, वो चाहे बॉडी के हो, चाहे हमारी इकोनॉमी के हो, हमारी जनता जनार्दन पे हो, बहुत सारी जो चीजें आएंगे वो अलग बात है। तो इस कार्यकाल को कैसे देखा जाए? योगेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा, आज भी बहुत अच्छा विषय लिया है। सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मोदी गवर्नमेंट सरकार है, जो यूपीए की सरकार है, वो 2 साल पूरे कर चुकी है। ये थोड़ा सा कोइंसिडेंस ही रहा कि जब लास्ट ईयर 1 साल हुआ था तब भी कोविड था और आज भी कोविड है, और वो जो जश्न पार्टी मनाती हैं 1 साल पे 2 साल पे, वो नहीं मना पा रहे। वाजिब बात भी है, कैसे मनाएं, लॉकडाउन चल रहा है, परिस्थितियां खराब हैं, पर 2014 के मुकाबले 2014 से 19 तक का जो कार्यकाल था पहला, उस कार्यकाल को अगर आज इन 2 सालों से कंपेयर किया जाए तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण और बहुत तनावपूर्ण रहे हैं मोदी गवर्नमेंट के लिए। इन्होंने, इस गवर्नमेंट ने, यूपीए गवर्नमेंट ने काफी बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए। जैसे पहले टर्म में इन्होंने जो है डिमोनेटाइजेशन का काम किया था, नोटबंदी का,
जिसके असर हम सब देख चुके हैं। उसके बाद जीएसटी का किया था, वो हम सब देख चुके हैं। और जब जैसे जैसे चुनाव आते गए 2019 के, 2019 का चुनाव जो है वो नेशनलिज्म और नेशनल इंटीग्रिटी पे चुनाव लड़ा गया था। और अपोजिशन जो है, जो विपक्ष है, वो राफेल को लेकर चोर चोर कहती रही, और उसके बावजूद मोदी गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने बहुत ही जबरदस्त सफलता प्राप्त की। राजस्थान से 25 के 25 एमपी चले गए जीत करके लोकसभा में। राज्यसभा में भी बहुत अच्छा इनका बीजेपी का वो रहा। और इस साल जो है, जो विगत 2 साल निकले हैं, इन्होंने कई अच्छे काम किए, जैसे सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाए, वो बहुत अच्छा था इनका। और उसके साथ जो है ये ट्रिपल तलाक का जो मामला था, क्रिमिनलाइजेशन प्रैक्टिस को रखने का, बहुत अच्छा था। और आर्टिकल 370 जो कश्मीर का था वो रिवोक किया, उसके साथ 35A किया और उपा किया। अब ये रहा, उसके परिणाम दूसरे रहे। परिणाम उनके साथ जो जुड़े रहे, समाज में जुड़े रहे, वो अलग तरीके के रहे, उसके रिएक्शन अलग अलग आए। अब जैसे 3 फॉर्मर्स बिल लाए, बहुत अच्छे हैं, परंतु विवाद चल रहा। और इसी तरह से चुनावों को लेकर के, और ये इन 2 सालों में ये सरकार पूरी तरह से जो पेंडेमिक था इससे घिरी रही। यही नहीं, अन्य राज्य सरकारें भी घिरी रही। इसने सफलता भी हासिल की चुनावों में, जैसा अभी आपने बताया था। परंतु ये दिल्ली में, झारखंड में और महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाए। एमपी की सरकार टूट के कारण ये ले आए पिछले साल, पहले साल में। दूसरा साल अब शुरू हो, पहले दूसरे साल में इन्होंने ये सरकार वहां से, मतलब ये हार गए, पर उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार वापस विजय हासिल कर ली। तो कुल मिलाकर के 2 साल बहुत तनावपूर्ण रहे हैं इनके। हाँ, इनके जो इंडो यूएस रिलेशन थे वो बहुत अच्छे रहे। ट्रम्प यहाँ आए, ट्रम्प ने बहुत अच्छी विजिट की, सारा कुछ हुआ, परंतु उसके जो फॉल आउट हम सब ने देखे, वो देख ही रहे हैं पेंडेमिक के। तो इन सब चीज को लेकर के सरकार अपने मुद्दों पे है, चैलेंजेस उसके सामने है, पर बहुत टफ है। जैसा आपने भी कहा, जो आने वाला समय है वो पेंडेमिक का है। कौन सी वेव कब खत्म होगी, कौन सी शुरू होगी, नहीं पता है। और जो सबसे ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात करते हैं, या विश्व गुरु बनने की बातें करते हैं, वो तो बैक साइड में आ गए सब। और जो अब आगे रह गया है वो सिर्फ ये रह गया कैसे पेंडेमिक से निपटा जाए, वैक्सीनेशन से निपटा जाए। ये सारी चीजें हैं जो हमारे को बहुत ज्यादा देखनी है। और जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसको किस तरह से पंजाब हरियाणा का जो चल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा किसान हो सके, वो क्योंकि पेंडेमिक के कारण पीछे बैकफुट पे आ गया। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसका कि सरकार मुकाबला करती आ रही है, और आगे भी चैलेंजेस हैं, और हैं बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। और कुल मिलाकर के अभी 2 साल इतने फ्रूटफुल नहीं रहे जैसा उन्होंने कदम उठाए। कदम बहुत अच्छे उठाए, उनके फ्रूट्स नहीं आए। बिल्कुल। तो 2014 का चुनाव अच्छे दिन, और 2019 आत्मनिर्भर भारत। ये बात सही है कि पेंडेमिक ने दुनिया की चुनौतियां बदल दी, ये हमारे सामने भी है। लेकिन जो भारत को जिस तरह से फेस करना है, और फेस करने के साथ इसका सामना हम कैसे करके बाहर निकलेंगे, उसमें थोड़ा सा हमारे यहाँ पे डायलॉग का अभाव है। एक रोज भी हम चर्चा कर रहे थे तो डॉक्टर साहब हमारे साथ ही जुड़े हुए थे। अभी भी इस जो रणनीति होनी चाहिए भारत की, वो चाहे राज्यों के साथ में हो या फिर हमारा जो फेडरल सिस्टम है उसमें हो, वो कहीं ना कहीं कोलैप्स कर रहा है। उसकी वजह से आप मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए हमें बेबाक तरीके से बात करनी चाहिए। हो सकता है हमारी बात कहाँ जाकर के किसको किस तरह से पता लगे। ये इस वजह से मैं कह पा रहा हूँ कि मैनेजमेंट, हमारे पास जो संसाधन है, जो चीजें हैं हमारे पास में, उसमें हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये सामंजस्य और समन्वय होना चाहिए, जिसका मुझे अभाव दिखाई देता है। बैठक होती है सर्वदलीय, 3 दिन बहुत अच्छे तरीके से चलती है, कोई कमेंट नहीं आते हैं, सुकून मिलता है कि चलिए कम से कम महामारी से तो हम सब लोग एक जिद के साथ में मिलकर के लड़ रहे हैं। लेकिन वो धराशायी हो जाती है। ये एक आम हिंदुस्तानी की तकलीफ है, होती है उसको, कि राजनीतिक दल अपने स्वार्थों के लिए, स्वार्थ में इस वजह से कह रहा हूं कि कोई रास्ता नहीं है, एक दूसरे की टांग अगर ऐसे वक्त हम खींच रहे हैं तो सिर्फ उसका कारण एक महज स्वार्थ है कि इसका बेनिफिट उसको ना चला जाए, उसका बेनिफिट उसको ना चला जाए। हिंदुस्तान रहेगा, हम सब लोग रहेंगे, तो ही तो चुनाव लड़ पाओगे। खैर चलिए, रामनारायण मीणा साहब के पास जाना चाहूंगा मैं। मीणा साहब, 2 साल का जो कार्यकाल है, पेंडेमिक दुनिया के सामने चुनौती है, केवल भारत की बात नहीं, इससे भी हमें बाहर निकलना है। लेकिन वैसे अगर हम देखें, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं आप,
तो 2 साल के कार्यकाल को कैसे देखें? देखिए समझिए, सही है कि चैलेंजेस बहुत है गवर्नमेंट के सामने, और जो स्थिति देश की थी काफी बदलाव आ रहा है। हम पहले सीमाएं सुरक्षित मान के चला करते थे, क्योंकि हिंद महासागर में जो नेवी थी वो हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग थी। आज चाइना उसमें आगे बढ़ चुका है। आज अरुणाचल में यदि 1 इंच भी जमीन चीन ने ले ली, वहाँ गांव बसा लिया, हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन ये बातें कहना ही देशद्रोह माना जाता है। आज इस कोविड में हमें गैस बाहर से मंगाना पड़ रहा है, इंजेक्शंस बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं, दवाइयाँ बाहर से मंगाने की बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट इजाज़त भी दे रही है, और भेदभाव भी जहाँ तक हो रहा है वो काफ़ी हो रहा है। खड़खड़ा जा रही है। रामनाथ जी के यहाँ से थोड़ा शोर आ रहा है। रामनाथ जी की आवाज डिस्टर्ब आ रही है थोड़ी। गाँव में बैठा हूँ और अंदर आ रहा है, ओह, और प्रकृति से जूझ रहे हम किसान हैं। आप तो कह रहे हो आपके सामने भी में किसान फ्री नहीं ट्रेड है। किसान को दिया है, लेकिन किसान सबसे दुखी और परेशान व्यक्ति है। अभी जिस प्रकार से किसान की जेल से फिक्स रेट में खरीदा जाया करती थी, आज 20% हमारा गेहूं खरीदा गया है। 1975 का गेहूं 1700 में मार्केट में बिक रहा है। सब्जी बाजार में 100 रुपए किलो बिकती है, दूसरे दिन 5 रुपए किलो बिकती है, तीसरे दिन 90 रुपए किलो बिकती है। ये स्टेट गवर्नमेंट्स की हो सकती है कमजोरी हो, लेकिन देश की स्थितियां बनी हुई है। आप देखिए, हमारे PSQ से 170 आपके 200 से ऊपर थे, उसमें से हम 26 PSQs बेच चुके हैं। आखिर हमारी इकोनॉमी कहाँ जाएगी? तो अंडरटेकिंग्स अपने बेचने के लिए बात कर रहे हैं। तो चैलेंज एज में भी भारत सरकार को चाहिए कि मेक इन इंडिया की बात करे, तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, और जो उद्योग है बिल्कुल जो घाटे में उनको तो आप कोई बात नहीं है, लेकिन बाकी को बचा के रखा जाए, ताकि प्राइवेटाइजेशन के बजाय हम गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को सुरक्षित रख सकें। आपका देखिए 1952 में नेहरू जी ने आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्टार्ट किया था, उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यदि उस इंस्टीट्यूट के जरिए हम यदि रिसर्च करते तो शायद विश्व में सबसे पहले हम कोविड के ऊपर कब्जा कर सकते थे, पा सकते थे, हम उसको धाराशायी कर सकते थे। तो जो कुछ हमारी खामियां हैं, वो खामियां तो देखिए काफ़ी ख़राब हो चुकी है। बैंकों का हम जिस प्रकार से नेशनलाइजेशन हुआ था, गरीब को कर्जा मिल रहा था, आज बैंकों को हम धीरे धीरे करके इस पोजिशन में ला रहे हैं ताकि उसका प्राइवेटाइजेशन हो जाए। दूसरी बात, एक तरफ हम जैन साहब सारी बात जानते हैं, हम एक कह के आए थे कि स्विस बैंक का ब्लैक मनी को हम निकालेंगे। आज ये आंकड़े बताते हैं, MP साहब को पता होगा, भारत का सबसे ज्यादा ब्लैक मनी स्विस बैंक में बढ़ा है। लेने की बात छोटी, स्विस बैंक में बढ़ा है, और वो बिल्कुल इतना ज्यादा बढ़ा है ताकि उसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पहले वन पार्टी रूल हुआ करता था कांग्रेस का, स्थितियां बन गई कि भारतीय जनता पार्टी पावर में आ गई, देश में सभी स्टेट्स में आ जाएगी। वापस स्टेट्स को जिस तरह से हो रहा है, तो टकराहट वाली क्वेश्चन है। केंद्र के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि रक्षा व्यवस्था को मजबूत करें। हमारे जो भी DRDO है, मैं वापस आ रहा हूँ सर, आपके पास वापस लौटूंगा मैं जसकोर जी के पास जाना चाहूंगा। बीजेपी के अपने जो एजेंडे हैं, अगर कोई कहे कि चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 हो, या फिर 3 तलाक का मामला हो, CA, ये कोई हिडन एजेंडा नहीं बीजेपी का, फ्रंट एजेंडा है, और इसको लेकर के चुनाव भी लड़ा, वोट भी मांगे, और बीजेपी ने खारिज भी नहीं किया इसे। राम मंदिर को लेकर के भी, राम मंदिर के, लेकिन या बीजेपी की जो उपलब्धि, देखिए अदालत का फैसला है, लेकिन उपलब्धि बीजेपी की मैं इस वजह से कहूंगा कि जो दौर था फैसले के बाद का, जो समन्वय बैठाया सभी समाज के साथ में, क्योंकि तनाव था कि पता नहीं क्या स्थितियां बनेंगी, राम मंदिर का फैसला आएगा, तब हाई कोर्ट के जब डिसीजन आते तो ही कर्फ्यू जैसे हालात बन जाते थे। लेकिन वो राज्यों के साथ में, समुदायों के साथ में उनका जैसा भी डायलॉग रहा, उसको बहुत बेहतर तरीके से किया। कश्मीर के मुद्दे को लेकर के आर्टिकल 370 उसको हटाया, वो बीजेपी का एकदम क्लियर एजेंडा था पहले दिन से। जब स्थापित हुई थी बीजेपी 1980 में,
तब से जनसंघ के वक्त से ही ये मुद्दा रहा है कि जब कभी बीजेपी पावर में इस तरह से आएगी, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में ये दुर्भाग्य ये रहा कि क्लियर मेजोरिटी उनकी नहीं आई, वो कर नहीं पाए। लेकिन मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में ये सब करके दिखाया। सीए को लेकर के भी इनका एजेंडा साफ था, 3 तलाक को लेकर के भी एजेंडा साफ था, उस और मोदी सरकार आगे बढ़ी है, जैसे अभी गोयल साहब ने भी बताया। और ये फ्रंट लाइन के उसके अपने एजेंडे थे, जैसे कहें कि एक आइडियोलॉजी थी उनकी। लेकिन जो अभी बात कर रहे हैं कि आने वाले जो दिन हैं, क्योंकि पहले चुनौती का सामना करना, अब चाहे वो $5 ट्रिलियन की बात हो, दूसरी चीजें हो, लेकिन अभी थोड़ी प्रॉब्लम पेंडेमिक को लेकर के है। अब कितना ये रास्ता साफ कर पाएगा नहीं कर पाएगा सब भविष्य के घर में। मैं जसकौर जी के पास में जाना चाहूंगा। मैडम, आपका लंबा एक एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का, आप केंद्र में मंत्री भी रही हैं। ये जो 2 साल का टाइम है, ये पिछले कार्यकाल से, जैसे गोयल साहब ने भी कहा कि बहुत आत्मनिर्भर भारत की बात कहें, देखिए सब्सिडी खत्म करने का सिलसिला मोदी सरकार के वक्त हुआ, रेवेन्यू में इजाफा हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो भार केवल जनता पे पड़ा। तो ये सब चीजें, पेट्रोल डीजल देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, और निजीकरण की ओर जो बढ़ रही है सरकार, वो देख लीजिए। तो आने वाला जो टाइम रहेगा, ये सब चुनावी मुद्दे होंगे, तो उसका जवाब भी देना होगा। तो 2 साल की बात कर रहा हूं अभी मैं। योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं भाई यश गोयल जी, भाई रामनारायण जी और सतीश जी, सबका स्वागत करती हूँ। और साथ ही जो प्रस्तावना भाई योगेश जी आपने रखी थी, और प्रस्तावना में नकारात्मक हमारी सरकार के प्रति, हमारी कार्यपद्धति के प्रति शायद अधिक भाव थे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये 2 वर्ष में यदि संसदीय कार्य को देखा जाए, तो मैं सोचती हूँ ऐतिहासिक निर्णय भारत की सरकार ने किए हैं। और मोदी जी का जो एक देश को एकजुट करने का, संगठित करने का जो संकल्प था, वो संकल्प पूरा होता नजर आया था। और इसमें चाहे धारा 370 हो, चाहे 35A हो, चाहे महिलाओं के सम्मान में 3 तलाक की बात हो, या महिलाओं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। बीजेपी का जो एजेंडा है, हमने कहा भी ये कि बीजेपी के एजेंडे में तो कोई हिडन एजेंडा नहीं था, बीजेपी ने कहा हुआ था, ये पूरा किया। तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से यदि राम मंदिर का मुद्दा सामने क्लियर हुआ, तो ये भी जन भावनाओं का आदर हुआ है। इसके साथ साथ भी हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए जिस तरह से मस्जिद का निर्णय किया मोदी जी ने, वो माननीय न्यायालय ने किया, वो भी मैं मानती हूँ कि जनमानस के लिए बहुत ही संतोषजनक पक्ष था। इसके साथ ही मैं यदि 2 वर्ष की बात कहूँ, तो 1 साल इस महामारी ने, कोविड महामारी के कारण जिस तरह से आज हमारा देश नहीं, पूरा संसार त्रस्त हो रहा है, पूरे संसार के ऊपर ये भार आया है। लेकिन हमारी तो 140 करोड़ की आबादी, जो शायद 57 देशों के बराबर की आबादी है, ऐसी आबादी के इस सब महामारी के दौरान में जिस तरह से सावधानियां पूर्वक काम किया गया, भारत की सरकार ने वैक्सीन जो पहले ही बना ली और वैक्सीन में सबसे पहला कदम उठाया। लेकिन इस महामारी की जो आगे जो जिस तरह से इस महामारी में वृद्धि हुई, ये दूसरा स्टेप जो इसमें दौर आया, इस दौर में ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता की कमी रही। और ये जागरूकता का काम करना था राज्यों की सरकारों को, चाहे सरकार बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन राज्यों की सरकारों को ये दूसरा दौर का जो इतना भयानक जो त्रासदी चल रही है, ये राज्यों की सरकारों की जागरूकता के प्रति अनदेखी थी। मैं राजस्थान सरकार की ग्रामीण एरिया की बात करूं, भाई राम नारायण जी ने जो बात कही है कि किसानों का मुद्दा एक अलग मुद्दा है। मैं भी एक किसान हूं, छोटी सी किसान हूं, लेकिन इस किसानी में भी जब तक हम आधुनिक पद्धति अपनाएंगे नहीं, परंपरागत खेती को छोड़कर आर्थिक दृष्टि से उन्नत कृषि की तरफ नहीं आएंगे, पशुपालन की तरफ नहीं आएंगे, जैविक खेती की तरफ नहीं आएंगे, तो निस्संदेह हमारा जो ग्रामीण एरिया है, हमारे किसान भाई हैं, वो सक्षम नहीं हो सकते। और मैं ये बताऊं कि जहाँ 80% लोग खेती और खेती मजदूरी से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी तरफ ध्यान देने का ये समय आया था। भारत की सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के माध्यम से जिस तरह के प्लानिंग की थी इस कोरोना महामारी के दौरान, वो प्लानिंग पूरी नहीं हो सकी। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूं कि आज जनधन खातों में सीधा पैसा पहुंचता है, प्रधानमंत्री आवास का पैसा सीधा लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। क्या हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा देखा कि गैस का, चाहे वो हमारी गैस हो, रसोई गैस हो, या जनधन खाते में पैसा हो, या हमारे प्रधानमंत्री आवास का पैसा हो, सीधा पाई खातों में पहुंचता है। इस नेक नियति को देखते हुए
हमने जी। ये कल्पना की थी कि देश आगे बढ़ेगा, गांव आगे बढ़ेंगे। जसकौर जी, सब्सिडी का सवाल उठाया, रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहले स्वेच्छा से आप छोड़िए, उसके बाद में सबकी सब्सिडी खत्म कर दी गई। फिर कहीं फ्यूल प्राइस या गैस की जो हमारी प्राइस है उसमें भी कहीं कोई राहत नहीं दी गई, तो आम जनता पे तो भार है। देखिए, ये तो जो आप योगेश जी सब्सिडी, मैं आप ही बात कहूंगी कि आप सब्सिडी को पूरा कैलकुलेट करिए। आप हर क्षेत्र की, हर विषय की सब्सिडी को कैलकुलेट करिए। आज मैंने खुद ने जैविक खेती का प्रोजेक्ट लिया और मेरे 5 किसान भाइयों को दिलाया, उनको सबको सब्सिडी मिली है। और मैं आपको बताऊं कि मेरा केवल 17 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था, जिसमें 6,58,000 की सब्सिडी प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत हमको मिली। कौन कहता है कि सब्सिडी खत्म कर दी? किसने बता दिया? आप एक नहीं, ये तो देखिए, फ्यूल में सब्सिडी, आप रसोई गैस में सब्सिडी, जो आम जो एक बाहर जो था, अगर मान लो कहीं राहत आप दे रहे हो तो एक तरफ से कट करके सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रही है, वो भार जनता पे पड़ रहा है। मैं फिर आपको एक कहना चाहूंगी कि आप प्लानिंग पे और धरातल पे, सिद्धांतों पे आइए। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आज जो गैस सब्सिडी एक स्तर पर खत्म की और एक स्तर पर दी, गरीबों को दी, अभावग्रस्त लोगों को दी। जो माता बहनें चूल्हे बड़ीता ला के, ईंधन ला के रोटियां बनाती थी और धुएं में तपती थी, उनको राहत दी है। और ये राहत आपके दिमाग में अभी तक नहीं आ रही कि देश के 10 करोड़ लोगों को ये राहत मिली है। और मैं आपको ये बताऊं, सफलता भी हासिल की चुनावों में, जैसा अभी आपने बताया था। परंतु ये दिल्ली में, झारखंड में और महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाई। एमपी की सरकार टूट फूट के कारण ये ले आए पिछले साल, पहले साल में। दूसरा साल अब शुरू हो, पहले दूसरे साल में इन्होंने ये सरकार वहां से, मतलब ये हार गए, पर उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार वापस विजय हासिल कर ली। तो कुल मिलाकर के 2 साल बहुत तनावपूर्ण रहे हैं इनके। हाँ, इनके जो इंडो यूएस रिलेशन थे वो बहुत अच्छे रहे। ट्रम्प यहाँ आए, ट्रम्प ने बहुत अच्छी विजिट की, सारा कुछ हुआ, परंतु उसके जो फॉल आउट आपने, हम सब ने देखे, वो देख ही रहे हैं पैंडेमिक के। तो इन सब चीज को लेकर के सरकार अपने मुद्दों पे है, चैलेंजेस उसके सामने है, पर बहुत टफ है। जैसा आपने भी कहा, जो आने वाला समय है वो पेंडेमिक का है। कौन सी वेव कब खत्म होगी, कौन सी शुरू होगी, नहीं पता है। और जो सबसे ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात करते हैं, या विश्व गुरु बनने की बातें करते हैं, वो तो बैक साइड में आ गए सब। और जो अब आगे रह गया है वो सिर्फ ये रह गया कैसे पेंडेमिक से निपटा जाए, वैक्सीनेशन से निपटा जाए। ये सारी चीजें हैं जो हमारे को बहुत ज्यादा देखनी है। और जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको किस तरह से, पंजाब हरियाणा का जो चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा किसान हो सके, वो क्योंकि पेंडेमिक के कारण पीछे बैकफुट पे आ गया। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसका कि सरकार मुकाबला करती आ रही है, और आगे भी चैलेंजेस हैं और हैं, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। और कुल मिलाकर के अभी 2 साल इतने फ्रूटफुल नहीं रहे जैसा उन्होंने कदम उठाए। कदम बहुत अच्छे उठाए, उनके फ्रूट्स नहीं आए। बिल्कुल। तो 2014 का चुनाव अच्छे दिन, और 2019 आत्मनिर्भर भारत। ये बात सही है कि पेंडेमिक ने दुनिया की चुनौतियां बदल दी, ये हमारे सामने भी है। लेकिन जो भारत को जिस तरह से फेस करना है, और फेस करने के साथ इसका सामना हम कैसे करके बाहर निकलेंगे, उसमें थोड़ा सा हमारे यहाँ पे डायलॉग का अभाव है। एक रोज भी हम चर्चा कर रहे थे तो डॉक्टर साहब हमारे साथ ही जुड़े हुए थे। अभी भी इस रणनीति होनी चाहिए भारत की, वो चाहे राज्यों के साथ में हो या फिर हमारा जो फेडरल सिस्टम है उसमें हो, वो कहीं ना कहीं कोलैप्स कर रहा है। उसकी वजह से आप मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए हमें बेबाक तरीके से बात करनी चाहिए। हो सकता है हमारी बात कहाँ जाकर के किसको किस तरह से पता लगे। ये इस वजह से मैं कह पा रहा हूँ कि मैनेजमेंट, हमारे पास जो संसाधन है, जो चीजें हैं हमारे पास में, उसमें हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये सामंजस्य और समन्वय होना चाहिए, जिसका मुझे अभाव दिखाई देता है। बैठक होती है सर्वदलीय, 3 दिन बहुत अच्छे तरीके से चलती है, कोई कमेंट नहीं आते हैं, सुकून मिलता है कि चलिए कम से कम महामारी से तो हम सब लोग एक जिद के साथ में मिलकर के लड़ रहे हैं। लेकिन वो धराशायी हो जाती है। ये एक आम हिंदुस्तानी की तकलीफ है, होती है उसको, कि राजनीतिक दल अपने स्वार्थों के लिए, स्वार्थ में इस वजह से कह रहा हूं कि कोई रास्ता नहीं है, एक दूसरे की टांग अगर ऐसे वक्त हम खींच रहे हैं तो सिर्फ उसका कारण एक महज स्वार्थ है कि इसका बेनिफिट उसको ना चला जाए, उसका बेनिफिट उसको ना चला जाए। हिंदुस्तान रहेगा, हम सब लोग रहेंगे तो ही तो चुनाव लड़ पाओगे। खैर चलिए, रामनारायण मीना साहब के पास जाना चाहूंगा मैं। मीना साहब, 2 साल का जो कार्यकाल है, पेंडेमिक दुनिया के सामने चुनौती है, केवल भारत की बात नहीं,
इससे भी हमें बाहर निकलना है। लेकिन वैसे अगर हम देखें, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं आप, तो 2 साल के कार्यकाल को कैसे देखें? देखिए समझिए, सही है कि चैलेंजेस बहुत है गवर्नमेंट के सामने, और जो स्थिति देश की थी काफी बदलाव आ रहा है। हम पहले सीमाएं सुरक्षित मान के चला करते थे, क्योंकि हिंद महासागर में जो नेवी थी वो हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग थी। आज चाइना उसमें आगे बढ़ चुका है। आज अरुणाचल में 1 इंच भी जमीन चीन ने ले ली, वहाँ गांव बसा लिया, हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन ये बातें कहना ही देशद्रोह माना जाता है। आज इस कोविड में हमें गैस बाहर से मंगाना पड़ रहा है, इंजेक्शन बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं, दवाइयाँ बाहर से मंगाने की बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट इजाज़त भी दे रही है, और भेदभाव भी जहाँ तक हो रहा है वो काफ़ी हो रहा है। रामनाथ जी के यहाँ से थोड़ा शोर आ रहा है। रामनाथ जी की आवाज डिस्टर्ब आ रही है थोड़ी। गाँव में बैठा हूँ और अंदर आ रहा है, ओह, और प्रकृति से जूझ रहे हम किसान हैं। आप तो कह रहे हो आपके सामने में फ्री ट्रेड का किसान को दिया है, लेकिन किसान सबसे दुखी और परेशान व्यक्ति है। अभी जिस प्रकार से किसान की जेल से फिक्स रेट में खरीदा जाया करती थी, आज 20% हमारा गेहूं खरीदा गया है। 1975 का गेहूं 1700 में मार्केट में बिक रहा है। सब्जी बाजार में 100 रुपए किलो बिकती है, दूसरे दिन 5 रुपए किलो बिकती है, तीसरे दिन 90 रुपए किलो बिकती है। ये स्टेट गवर्नमेंट्स की हो सकती है कमजोरी हो, लेकिन देश की स्थितियां बनी हुई है। आप देखिए, हमारे PSQ से 170 आपके 200 से ऊपर थे, उसमें से हम 26 PSQs बेच चुके हैं। आखिर हमारी इकोनॉमी कहाँ जाएगी? तो अंडरटेकिंग सबने बेचने के लिए बात कर रहे हैं। तो चैलेंज एज में भी भारत सरकार को चाहिए कि मेक इन इंडिया की बात करे, तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, और जो उद्योग है बिल्कुल जो घाटे में उनको तो आप कोई बात नहीं है, लेकिन बाकी को बचा के रखा जाए, ताकि प्राइवेटाइजेशन के बजाय हम गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को सुरक्षित रख सकें। आपका देखिए 1952 में नेहरू जी ने आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्टार्ट किया था, उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यदि उस इंस्टीट्यूट के जरिए हम यदि रिसर्च करते तो शायद विश्व में सबसे पहले हम कोविड के ऊपर कब्जा कर सकते थे, पा सकते थे, हम उसको धाराशायी कर सकते थे। तो जो कुछ हमारी खामियां हैं, वो खामियां तो देखिए काफ़ी ख़राब हो चुकी है। बैंकों का हम जिस प्रकार से नेशनलाइजेशन हुआ था, गरीब को कर्जा मिल रहा था, आज बैंकों को हम धीरे धीरे करके इस पोजिशन में ला रहे हैं ताकि उसका प्राइवेटाइजेशन हो जाए। दूसरी बात, एक तरफ हम जैन साहब सारी बात जानते हैं, हम एक कह के आए थे कि स्विस बैंक का ब्लैक मनी को हम निकालेंगे। आज ये आंकड़े बताते हैं, MP साहब को पता होगा, भारत का सबसे ज्यादा ब्लैक मनी स्विस बैंक में बढ़ा है, लेने के बाद छोटे स्विस बैंक में बढ़ा है, और वो बिल्कुल इतना ज्यादा बढ़ा है ताकि उसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पहले वन पार्टी रूल हुआ करता था कांग्रेस का, स्थितियां बन गई कि भारतीय जनता पार्टी पावर में आ गई, देश में सभी स्टेट्स में आ जाएगी। वापस स्टेट्स को जिस तरह से हो रहा है, तो टकराहट वाली क्वेश्चन है। केंद्र के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि रक्षा व्यवस्था को मजबूत करें। हमारे जो भी DRDO है, मैं वापस आ रहा हूँ सर आपके पास, वापस लौटूंगा मैं जसकोर जी के पास जाना चाहूंगा। बीजेपी के अपने जो एजेंडे हैं, अगर कोई कहे कि चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 हो, या फिर 3 तलाक का मामला हो, CA, ये कोई हिडन एजेंडा नहीं बीजेपी का, फ्रंट एजेंडा है, और इसको लेकर के चुनाव भी लड़ा, वोट भी मांगे, और बीजेपी ने खारिज भी नहीं किया इसे। राम मंदिर को लेकर के भी, राम मंदिर के, लेकिन या बीजेपी की जो उपलब्धि, देखिए अदालत का फैसला है, लेकिन उपलब्धि बीजेपी की मैं इस वजह से कहूंगा कि जो दौर था फैसले के बाद का, जो समन्वय बैठाया सभी समाज के साथ में, क्योंकि तनाव था कि पता नहीं क्या स्थितियां बनेंगी, राम मंदिर का फैसला आएगा, तब हाई कोर्ट के जब डिसीजन आते तो ही कर्फ्यू जैसे हालात बन जाते थे। लेकिन वो राज्यों के साथ में, समुदायों के साथ में उनका जैसा भी डायलॉग रहा, उसको बहुत बेहतर तरीके से किया। कश्मीर के मुद्दे को लेकर के आर्टिकल 370 उसको हटाया,
वो बीजेपी का एकदम क्लियर एजेंडा था पहले दिन से, जब स्थापित हुई थी बीजेपी 1980 में, तब से जनसंघ के वक्त से ही ये मुद्दा रहा है कि जब कभी बीजेपी पावर में इस तरह से आएगी। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में ये दुर्भाग्य ये रहा कि क्लियर मेजोरिटी उनकी नहीं आई, वो कर नहीं पाए। लेकिन मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में ये सब करके दिखाया। सीए को लेकर के भी इनका एजेंडा साफ था, 3 तलाक को लेकर के भी एजेंडा साफ था। उस और मोदी सरकार आगे बढ़ी है, जैसे अभी गोयल साहब ने भी बताया। और ये फ्रंट लाइन के उसके अपने एजेंडे थे, जिसे कहें कि एक आइडियोलॉजी थी उनकी। लेकिन जो अभी बात कर रहे हैं कि आने वाले जो दिन हैं, क्योंकि पहले चुनौती का सामना करना, अब चाहे वो $5 ट्रिलियन की बात हो, दूसरी चीजें हो, लेकिन अभी थोड़ी प्रॉब्लम पेंडेमिक को लेकर के है। अब कितना ये रास्ता साफ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, सब भविष्य के घर में। मैं जसकौर जी के पास में जाना चाहूंगा। मैडम, आपका लंबा एक एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का, आप केंद्र में मंत्री भी रही हैं। ये जो 2 साल का टाइम है, ये पिछले कार्यकाल से, जैसे गोयल साहब ने भी कहा कि बहुत आत्मनिर्भर भारत की बात कहें, देखिए सब्सिडी खत्म करने का सिलसिला मोदी सरकार के वक्त हुआ, रेवेन्यू में इजाफा हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो भार केवल जनता पे पड़ा। तो ये सब चीजें, पेट्रोल डीजल देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, और निजीकरण की ओर जो बढ़ रही है सरकार, वो देख लीजिए। तो आने वाला जो टाइम रहेगा, ये सब चुनावी मुद्दे होंगे, तो उसका जवाब भी देना होगा। तो 2 साल की बात कर रहा हूं अभी मैं। योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं भाई यश गोयल जी, भाई रामनारायण जी और सतीश जी, सबका स्वागत करती हूँ। और साथ ही जो प्रस्तावना भाई योगेश जी आपने रखी थी, और प्रस्तावना में नकारात्मक हमारी सरकार के प्रति, हमारी कार्यपद्धति के प्रति शायद अधिक भाव थे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये 2 बरस में यदि संसदीय कार्य को देखा जाए, तो मैं सोचती हूँ ऐतिहासिक निर्णय भारत की सरकार ने किए हैं। और मोदी जी का जो एक देश को एकजुट करने का, संगठित करने का जो संकल्प था, वो संकल्प पूरा होता नजर आया था। और इसमें चाहे धारा 370 हो, चाहे 35A हो, चाहे महिलाओं के सम्मान में 3 तलाक की बात हो, या महिलाओं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। बीजेपी का जो एजेंडा है, हमने कहा भी ये कि बीजेपी के एजेंडे में तो कोई हिडन एजेंडा नहीं था, बीजेपी ने कहा हुआ था, ये पूरा किया। तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से यदि राम मंदिर का मुद्दा सामने क्लियर हुआ, तो ये भी जन भावनाओं का आदर हुआ है। इसके साथ साथ भी हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए जिस तरह से मस्जिद का निर्णय किया मोदी जी ने, वो माननीय न्यायालय ने किया, वो भी मैं मानती हूँ कि जनमानस के लिए बहुत ही संतोषजनक पक्ष था। इसके साथ ही मैं यदि 2 वर्ष की बात कहूँ, तो 1 साल इस महामारी ने, कोविड महामारी के कारण जिस तरह से आज हमारा देश नहीं, पूरा संसार त्रस्त हो रहा है, पूरे संसार के ऊपर ये भार आया है। लेकिन हमारी तो 140 करोड़ की आबादी, जो शायद 57 देशों के बराबर की आबादी है, ऐसी आबादी के इस महामारी के दौरान में जिस तरह से सावधानियां पूर्वक काम किया गया, भारत की सरकार ने वैक्सीन जो पहले ही बना ली और वैक्सीन में सबसे पहला कदम उठाया। लेकिन इस महामारी की जो आगे जो जिस तरह से इस महामारी में वृद्धि हुई, ये दूसरा जो इसमें दौर आया, इस दौर में ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता की कमी रही। और ये जागरूकता का काम करना था राज्यों की सरकारों को, चाहे सरकार बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन राज्यों की सरकारों को ये दूसरा दौर का जो इतना भयानक जो त्रासदी चल रही है, ये राज्यों की सरकारों की जागरूकता के प्रति अनदेखी थी। मैं राजस्थान सरकार की ग्रामीण एरिया की बात करूं, भाई राम नारायण जी ने जो बात कही है कि किसानों का मुद्दा एक अलग मुद्दा है। मैं भी एक किसान हूं, छोटी सी किसान हूं, लेकिन इस किसानी में भी जब तक हम आधुनिक पद्धति अपनाएंगे नहीं, परंपरागत खेती को छोड़कर आर्थिक दृष्टि से उन्नत कृषि की तरफ नहीं आएंगे, पशुपालन की तरफ नहीं आएंगे, जैविक खेती की तरफ नहीं आएंगे, तो निस्संदेह हमारा जो ग्रामीण एरिया है, हमारे किसान भाई हैं, वो सक्षम नहीं हो सकते। और मैं ये बताऊं कि जहाँ 80% लोग खेती और खेती मजदूरी से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी तरफ ध्यान देने का ये समय आया था। भारत की सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के माध्यम से जिस तरह के प्लानिंग की थी इस कोरोना महामारी के दौरान, वो प्लानिंग पूरी नहीं हो सकी। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूं कि आज जनधन खातों में सीधा पैसा पहुंचता है, प्रधानमंत्री आवास का पैसा सीधा लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। क्या हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा देखा कि गैस का, चाहे वो हमारी गैस हो, रसोई गैस हो, या जनधन खाते में पैसा हो, या
हमारे प्रधानमंत्री आवास का पैसा हो, सीधा पाई पाई खातों में पहुंचता है। इस नेक नियति को देखते हुए हमने जी। ये कल्पना की थी कि देश आगे बढ़ेगा, गांव आगे बढ़ेंगे। जसकौर जी, सब्सिडी का सवाल उठाया, रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहले स्वेच्छा से आप छोड़िए, उसके बाद में सबकी सब्सिडी खत्म कर दी गई, फिर कहीं फ्यूल प्राइस या गैस की जो हमारी प्राइस है उसमें भी कहीं कोई राहत नहीं दी गई, तो आम जनता पे तो भार है। देखिए ये तो जो आप योगेश जी सब्सिडी, मैं आप ही बात कहूंगी कि आप सब्सिडी को पूरा कैलकुलेट करिए, आप हर क्षेत्र की हर विषय की सब्सिडी को कैलकुलेट करिए। आज मैंने खुद ने जैविक खेती का प्रोजेक्ट लिया और मेरे 5 किसान भाइयों को दिलाया, उनको सबको सब्सिडी मिली है। और मैं आपको बताऊं कि मेरा केवल 17 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था, जिसमें 6,58,000 की सब्सिडी प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत हमको मिली। कौन कहता है कि सब्सिडी खत्म कर दी? किसने बता दिया? आप एक नहीं, ये तो देखिए, फ्यूल में सब्सिडी, आप रसोई गैस में सब्सिडी, जो आम जो एक बाहर जो था, अगर मान लो कहीं राहत आप दे रहे हो तो एक तरफ से कट करके सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रही है, वो भार जनता पे पड़ रहा है। मैं फिर आपको एक कहना चाहूंगी कि आप प्लानिंग पे और धरातल पे सिद्धांतों पे आइए। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आज जो गैस सब्सिडी एक स्तर पर खत्म की और एक स्तर पर दी, गरीबों को दी, अभावग्रस्त लोगों को दी, जो माता बहनें चूल्हे बड़ीता ला के, ईंधन ला के रोटियां बनाती थी और धुएं में तपती थी, उनको राहत दी है। और ये राहत आपके दिमाग में अभी तक नहीं आ रही कि देश के 10 करोड़ लोगों को ये राहत मिली है। और मैं आपको ये बताऊं, रामनारायण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपका जी बोलिए। आए आपका आवाज? जी बोलिए सर, बोलिए। वापस बंद हो गया सर, बोलिए। ये संकट का, हाँ, नहीं तो फिर ये आरोप लगेगा कि चैनल वालों की बदमाशी थी, हमारी आवाज दबा दी। आपकी आवाज बंद हो रही है सर, वहां से आवाज आपने उसे म्यूट किया हुआ है सर, सिस्टम को अनम्यूट करवाइए। ठीक है, हो गया जी हाँ, आ रही है सर, आ रही है, आवाज आ रही है। देखिए ये सब संभव है, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ की बात ये है कि स्टेट में, सेंटर में जो संबंध होना चाहिए, आपने बंगाल में देखा होगा, राजस्थान में भी मरीज जाता होते हुए भी पहला खेप जो इन्होंने दिया 26,500 का डोज दिया इंजेक्शन का, कम मरीज होते हुए भी गुजरात को 1,63,500 का डोज दिया। तो ये जो भेदभावपूर्ण जो तरीका हो रहा है, हम स्टेट पे डालते हैं, स्टेट वाले सेंटर पे डालते हैं। इसके लिए बैठ करके मोदी जी को, सब स्टेट को, चूंकि हेड ऑफ नेशन तो वही है ना, उनको बैठ करके कोई ना कोई तरीका ढूंढना चाहिए। और इंसानियत शख्सियत तो होती है। 1974 में इंदिरा जी ने अणु विस्फोट किया था, कभी उसने नहीं कहा हमने सेना की ताकत बढ़ाने के लिए कहा, हमने कोई पावरफुल कंट्री बनने के लिए किया। तो ये एक अलग अलग स्थितियां होती है। अभी सांसद मोदी कह रहे थे कि साहब प्रधानमंत्री आवास दिए। ये प्रधानमंत्री आवास तो जब हम थे 1965 में, जब मैं कॉलेज यूनियन का प्रेसिडेंट हुआ करता था, जब भी गरीबों को आवास मिला करते थे, कम मिला करते थे। आज धीरे धीरे ज्यादा मिलने लगे हैं। ये कोई कहानी नहीं है। उज्ज्वला में हमने दिया, गैस की सब्सिडी शुरू से मिल रही है। कौन सी योजना है? मनरेगा मनमोहन सिंह जी ने चलाया था। ये सब चीजें हो रही है। हमें तो कोई नई चीज करना चाहिए। नई चीज है कि आज हम जहां, जब 2004 जब हमारा अणु विस्फोट हुआ था, उस समय हम 6 नेशन में गिने जाते थे विश्व के में। आज हमारा प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से, लंका से जो कहीं ना कहीं कोई कमी है। उनके भी इस महामारी का कहीं ना कहीं असर हो रहा होगा। वो आप बोल लीजिए, आप तो दिल्ली रहते हो, सांसद को तो सब पता होता है। मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, तो हम क्यों इतना कमजोर हो रहे हैं? हम 6 नेशन कहाँ, हमारी ताकत 6 राष्ट्रों से गिनी जाती थी। तो कहीं ना कहीं हमारी कोई जो कमी है उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि तालमेल बिठाया मोदी जी और अमित शाह ने। ये सही है कि सेंट्रलाइज पावर है, और सेंट्रलाइज पावर में उनको समय नहीं मिल पाता है।
निर्णय कुछ अच्छे हुए हैं, अधिकतर निर्णय जो होने जा रहे हैं वो भेदभावपूर्ण निर्णय होते जा रहे हैं। उन भेदभावपूर्ण निर्णयों को यदि ये ठीक कर पाएंगे तो निश्चित तौर पे देश की स्थिति ठीक बदतर बढ़ेगी। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमारा औद्योगिक उत्पादन की क्या स्थिति हो रही है। हम ये आज की तारीख में क्योंकि 2 साल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि नोटबंदी के बाद देश की अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई। मैं ये भी नहीं कहूँगा आज गांव में रोजगार नहीं, मैं गांव में बैठा हूँ। इनसे ज्यादा जसकोर जी तो गांव की हैं, वो भी मेरी तरह किसान हैं, लेकिन आज गांव की क्या स्थिति है? कोई योजना भारत सरकार जब तक नहीं चला, केवल स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी डाले, स्टेट गवर्नमेंट भारत सरकार की जिम्मेदारी डाले, अपन सब मिलकर के नेशन एक है, योजना हमारे देश की है, मोदी और स्टेट, इसको हम अलग नहीं करेंगे तब तक हमारी स्थिति ठीक नहीं होगी योगेंद्र जी। इसलिए मेरा तो यही अनुरोध है साथियों से कि आप इसको बारे में, अभी चुनाव नहीं है, चुनाव 3 साल बाद होंगे, तब तक हम देश को मजबूत बनाएं और वापस उस स्थिति में आए देश। ये मोदी जी का, अमित शाह का स्वप्न होना चाहिए। पूरा देश उस स्वप्न में साथ देगा, लेकिन भेदभावपूर्ण तरीके में देश बढ़ जाएगा, जो किसी भी तरह से ठीक नहीं बन पाएगा। योगेंद्र जी चलिए, सतीश जी आपके पास आना चाहूंगा। गौतम साहब, जी गौतम साहब के पास जिस तरह से मैं बोलूं क्या आप समझ, गौतम साहब बोलिए, गौतम साहब बोलिए। देखिए जिस तरह से अभी मैं सुन रहा था भाई साहब का वक्तव्य, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री आवास पहले भी मिले, इंदिरा जी के टाइम पर। मैं आपको बता दूं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं। बहुत अच्छा है कि सामने बैठे भाई साहब भी गांव के रहने वाले। जब छप्पड़ में हम लोग रहते थे और जो बारिश आती थी, उस छप्पड़ में देश आजाद होने के बाद 70 साल हो गए, वो छप्पड़ ही रहा लोगों का। पहली बार हर गांव में मकान की संख्या केवल प्रधानमंत्री आवास की नाम ही रहा, संख्या नहीं खुली। मेरे अलीगढ़ में मोस्टली गांव में अब कच्चा मकान नहीं मिलेगा आपको। मैं खैर की बात करूं, गवाना की बात करूं, टप्पल की बात करूं, अतरौली की बात करूं, कोल की, पूरे जिले की बात करता हूं, हर विधानसभा बाई हर गांव पक्का मिला है। प्रधानमंत्री जी ने वो काम किया जो मेरी माताएं बहनें शौच करने के लिए रात को या तो सुबह 4 बजे से पहले खेत में चली जाती थी, दिन में जा भी नहीं पाती थी। घर में शौचालय देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री आवास चौमासे में पानी टपकता रहता था और घर में रिश्तेदार आ जाए कोई, उसको खाना भी नहीं बना पाते थे क्योंकि लकड़ी छत पर भीग जाती थी। फूंक मार मार के मेरी माता बहनें आंखों से नेत्रहीन हो जाती थी और रोटी तब भी नहीं बन पाती थी क्योंकि गीली लकड़ी थी, अग्नि प्रज्वलित नहीं होती थी उसमें। वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस के माध्यम से गैस देने का काम किया। घर घर गैस है, कोई कह नहीं सकता, और उसमें कोई भेदभाव नहीं किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास काम किया है। इस तरह से आलोचना तो कोई भी कर सकता है, काम करके मोदी जी ने, पूरी उनकी टीम ने दिखाया है। आज इस लॉकडाउन में भी जो 15 अप्रैल से आपने देखा था कोरोना महामारी में, मैं अलीगढ़ की बात करूं, मेरे अलीगढ़ में कोई भी बिना ऑक्सीजन के एक भी मृत्यु नहीं हुई। ऑक्सीजन दी, हमने इंजेक्शन दिए, हॉस्पिटलों का इंतजाम किया हमने मिलजुल कर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर हुए? मुझे सतीश गौतम जी, एक सवाल है मेरा, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, कैसा मैनेजमेंट किया। दर्शक हमें देख रहे हैं, बहुत सारे लोग और भी देखेंगे। मैं ये आपका मैनेजमेंट जानना चाहता हूँ क्योंकि हमारी स्थिति से और रिपोर्ट्स हैं, बहुत भयानक हालात थे ऑक्सीजन की। मैं आपका ये मैकेनिज्म जानना चाहता हूं कि आपने कैसे मैनेज किया कि ऑक्सीजन की वजह से किसी ने जान नहीं गई। देखिए मेरे यहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट है, ऑक्सीजन के 3 प्लांट है मेरे यहाँ पर। एक ऑक्सीजन है जो एयर से ऑक्सीजन बनाता है, दूसरा बोटलिंग प्लांट है जो लिक्विड आता है और उसमें भरा जाता है सिलेंडर में। 3 प्लांट होने के बाद भी हम सैफई से या मुरादाबाद से, मेरठ से, महाराज जी से बात करके प्रदेश सरकार से हम 6 टन तक ऑक्सीजन लाते रहे क्योंकि हमारे अलीगढ़ से ही एटा, कासगंज, हाथरस को हम ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। दूसरी बात, मैंने स्वयं किट बनवाकर, मैं आपको किट भी दिखाना चाहता हूं, किट भी दिखाना चाहता हूं कि जो हमने किट बनवाई है वो किट बनवाकर हमने उसको सबको स्टीम दी हमने लोगों को,
वो भाप ले सके आदमी। क्योंकि देखो इस टाइम क्या था, भय से लोग ज्यादा मर रहे थे, ऑक्सीजन से कम थे। ऑक्सीजन का इस तरह से हल्ला मचा, और हल्ला मचने के बाद इस तरह से ऑक्सीजन का हल्ला मचा, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लोगों का भय का माहौल बना, और भय के माहौल बनने से लोगों में मौतें हुई, लेकिन न कि ऑक्सीजन की। मैं मानता हूं, मैं अपने अलीगढ़ की बात कर रहा हूं, मेरे अलीगढ़ में कोई भी ऑक्सीजन की वजह से मौत नहीं हुई। रही यूनिवर्सिटी की बात, जिन्होंने कहा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बहुत से प्रोफेसर, 20 प्रोफेसर मर गए बिना ऑक्सीजन के, नहीं। जो प्रोफेसर एक्सपायर हुए वो अलीगढ़ के रहने वाले थे, या गुड़गामा हुए, या फरीदाबाद हुए, या गाजियाबाद हुए, या मेरठ हुए, लेकिन अलीगढ़ में केवल 6 प्रोफेसर एक्सपायर हुए। चाह रहे हैं कि अलीगढ़ में लोग मरे भी हैं तो सीमा के बाहर जाके मरे, आपके अलीगढ़ में नहीं मरे हैं ऑक्सीजन की वजह से? नहीं, मैं बता रहा हूं, जो ऑक्सीजन और इंजेक्शन की वजह से कोई भी किल्लत से नहीं मरा है। मैं मानता हूं मौतें हुई हैं हमारे अलीगढ़ में, मैं ये नहीं कह रहा। मरीज कम थे सर? क्या आपके यहाँ पे मरीज कम थे उस वक्त? क्या थी वजह, क्या थी कि रेमडेसिविर आपको मिल गए और बाकी जगह पे लोग उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट्स बता रहा हूं मैं, लखनऊ तक के अंदर ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर की कमी रही। आपके यहाँ पे बहुत सौभाग्यशाली है, या तो आप बीमारी कम थी, या फिर आपने बहुत अच्छा किया कि मैनेज करके रखा चीजों को, और आपको योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, दोनों ने आपको सपोर्ट किया। क्योंकि रेमडेसिविर गवर्नमेंट को मिल रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट से डिस्ट्रिक्ट्स को, तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको सारी व्यवस्थाएं मिल गई। क्योंकि ये सवाल मेरा इस वजह से है, जसकौर मीणा जी भी हैं, ये इस बात का कोई दम नहीं भरेंगे कि हाँ साहब ऑक्सीजन या रेमडेसिविर हर व्यक्ति को उपलब्ध हो सका। देखिए ये कमी थी, सभी के सामने रही, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि जिसको मिल पाया क्योंकि वो 10 दिन का जो दौर था, एक ऐसा दौर था कि जैसे मैं कहूँ ना कि अदृश्य दुश्मन ऐसा विकराल रूप धारण कर ले, जिसकी हमारी तैयारी नहीं थी, कोई भी नहीं हो। मतलब इसमें केवल एक जगह में नहीं कहता कि केवल मोदी जी इसमें फेलियर हुए, स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत तगड़ी, सभी के साथ स्थितियां थी। मैं ये कहूंगा हमारी खुद अगर व्यक्तिगत रूप से भी हम घरों की भी स्थिति देखें तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हम आदमी भी तैयार नहीं था। इसमें कोई एक जगह पे नहीं डाला, ये तो राजनीतिक दलों ने ही इस तरह की स्थितियां पैदा कर दी कि उसने कम किया, उसने ज्यादा किया, उसने ज्यादा किया, उसने कम किया। बाकी तो मान के चलते हैं कि स्थितियां बड़ी विकट थी। खैर गौतम साहब मैं आऊंगा, आपने की बड़ी मुझे अच्छी बात लगी, और मैं ये कभी आपसे मेरे साथी को कहकर के स्टोरी भी कराऊंगा कि आपने वो मैनेज कैसे किया सारा। हाँ जी जसकौर जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, आ रही है। हाँ, मैं आपके माध्यम से योगेंद्र जी ये बात कहना चाहती हूँ कि कोऑर्डिनेशन की कमी की जो बात है, मैं राजस्थान की पूरे की बात कहना चाहती हूँ आपसे कि मार्च के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्रियों के साथ सीधा संवाद किया, और उस वर्चुअल संवाद में उन्होंने पूर्व तैयारी के लिए प्रत्येक स्टेट को जागरूक किया, और प्रत्येक स्टेट को क्या संसाधन चाहिए उन संसाधनों के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। और वो मीटिंग यदि आपको याद होगी पहली मीटिंग जो मुख्यमंत्रियों के साथ थी, उसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे और पूरे देश के मुख्यमंत्री जुड़े थे। आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ कांग्रेस राज्यों में, जहाँ कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहाँ केवल मात्र मोदी की बुराई करना और केंद्र सरकार की बुराई करना, इसमें अपना समय बर्बाद किया है। मानवता की इस सुरक्षा के लिए सबको एकजुट होकर जो काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ, ये हमें मानना पड़ेगा। और मैं ये भी कहूँ कि आज सोनिया गांधी जी पत्र लिखती हैं, किसको लिखती हैं? प्रधानमंत्री को पत्र लिखती हैं। प्रियंका गांधी पत्र लिखती है किसको? मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश वाले को। अरे राजस्थान के मुख्यमंत्री को पत्र क्यों नहीं लिखा कि वो खुद भी सावधान होकर के कोऑर्डिनेशन बनाकर, और बार बार उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिए कि 25 सांसद है हमारे यहाँ से, और 25 के 25 सांसद कुछ नहीं करते, 25 के सांसद हमको सहयोग नहीं करते, भारत सरकार से एड नहीं लाते। मैं आप मेरे संसदीय क्षेत्र की बात करना चाहती हूँ। आज मेरे संसदीय क्षेत्र में 32 मैंने औषधालयों के लिए, उनके लिए जो उनकी मांग थी वो सारी मांगे पूरी की, और 2.5 करोड़ की जो राशि थी वो मैंने 3 दिन के अंदर सारे 33 के 33 औषधालयों को दी। और मैं आपको बताऊं कि जिला मुख्यालय पर मैंने एक हेल्पलाइन स्टार्ट की, उस हेल्पलाइन को भी चलने नहीं दिया इन्होंने, संबंधित डॉक्टर्स को। मैं ये कहने, मेरी बात सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहती हूँ। समय हो चुका जसकौर जी, माफी चाहूंगा मैं, समय हो चुका है, मैं रोकना चाहूंगा। ये तो मानना पड़ेगा कि कांग्रेस जो है वो पाश्चात्य संस्कृति में चली गई है,
उसको भारत के गरूर का पता नहीं है, भारत के गर्व का पता नहीं है, गौरव का पता नहीं है, और इस तरह से आलोचना करके हमारे देश की कमी निकालना चाहते हैं। चले, एक बात आपने अच्छा कही कि मार्च के अंदर ही मोदी साहब को इस बात का एहसास हो चुका था कि पेंडेमिक आ रही है और इससे निपटना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं एक सवाल जरूर यहाँ खड़ा करना चाहूंगा कि मोदी साहब को इसका एहसास था तो बंगाल में इतनी सभाएं लाखों लोगों की करते रहे, वहां कहा नहीं कि चलिए वर्चुअल में चले जाते हैं, इतने लोगों की सभा की कोई आवश्यकता नहीं है? सभाएं तो सारी पार्टियों ने की है, किसने कसर रखी थी वहां? किसी ने कसर नहीं रखी। बिल्कुल बिल्कुल, तो सभी को रोकना चाहिए था, सभी को रोकना चाहिए था। ममता जी ने तो ढोंग और कर लिया कि टांग टूट गई ताकि वो सहानुभूति प्राप्त कर ले। मैं तो ये भी बात कहूंगी, रिजल्ट के दिन ठीक भी हो गई, रिजल्ट के दिन ठीक भी हो गई, रिजल्ट के दिन खड़ी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। मैं लास्ट एक बस एक गोयल साहब के पास में जाना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। गोयल साहब आपके पास आना चाहूंगा, समय मैं 30 सेकंड में आपकी एक जो सारगर्भित बात है वो सुनना चाहता हूँ। देखिए, अब जो बहुत छोटी सी जो बात है, जो 2 साल तो पूरे हो गए, आने वाला समय जो इस गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा है तो पेंडेमिक से झेलना और उसको सॉल्व करना, वैक्सीनेशन करना। दूसरा, इनके पास जो अब आ रहा है देश के सामने, यूपी का चुनाव आ रहा है, उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो टैकल करनी है, पेट्रोल के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो कम करने हैं। इन्होंने जो गैस सब्सिडी उठा दी है, बिल्कुल खत्म कर दी है, उज्ज्वला के तहत वो वापस दें, जिससे लोग जो गाँव में बिना छप्पर के रह रहे थे, मकान मिल गए, वो गैस जला सकें। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और जो ट्रिलियन की जो इकोनॉमी की बात करते थे, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, वो कैसे होगी, और जीएसटी, ये जीडीपी वगैरह कैसे बढ़ेगा, इन सब पे इसको विचार करना पड़ेगा। और जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसका भी ये नतीजा निकलना चाहिए अक्टूबर तक। तो अब ये सारी चीजें स्ट्रीम लाएंगे, जैसे मीना साहब ने कहा था कि ये सब चीजें होनी चाहिए, वो हो। और सबसे बड़ी चीज एक और है, इंटर स्टेट काउंसिल होती थी कांग्रेस के राज तक, इंटर स्टेट काउंसिल जिसमें सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स अपना पक्ष रखती थी, वो इंटर स्टेट काउंसिल अबॉलिश कर दी गई है, मीटिंग ही नहीं हुई आज देखा हुआ जी के टाइम में। मैं माफी चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा, समय कम है, मैं क्षमा चाहूंगा। आप सभी ने अपनी अपनी बात रखी, बहुत अच्छी चर्चा, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने खुल करके अपनी बातें भी कही। दोनों सांसद हमारे साथ जुड़े, स्कोर जी का बड़ा एक्सपीरियंस है राजनीति का, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने अपने क्षेत्र की जनता के लिए वक्त निकाला किया। ये एक ऐसा समय है कि अगर कोई किसी के साथ खड़ा होता है तो उसको हिम्मत बनती है, उसको एक बड़ा अपना वो लगता है कि चलिए मेरे साथ कोई खड़ा हुआ है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन चुनौतियां हैं मोदी साहब के सामने, उनको कैसे दूर कर पाएंगे, कैसे होंगे? चुनौतियों को खारिज नहीं कर सकते, वक्त भी बड़ा अलग किस्म का है। पहले कार्यकाल में जो स्थितियां थी, चुनौतियां उस वक्त, लेकिन ये चुनौतियां डिफरेंट नेचर की होंगी क्योंकि इसके साथ आपको महामारी का भी सामना करना है। कल महामारी खत्म होने वाली नहीं है, कम हो सकती है लेकिन ये बड़ी रहेगी क्योंकि तीसरी लहर की भी आशंका सामने है। ये साल इसी तरह से हमारे मैनेजमेंट में निकल सकता है, जो रिपोर्ट्स आ रही है सामने कि अक्टूबर तक आ सकता है, उसके बाद की स्थितियां हैं। तो चलिए, लेकिन कहेंगे यही कि मोदी साहब से उम्मीदें और अपेक्षाएं लोगों की बहुत हैं, खासकर युवा वर्ग की। उसकी वजह साफ है, जिस मेजोरिटी के साथ में 282, 303 ये जो बहुमत है, निश्चित रूप से परिवर्तन के साथ में लोगों के भरोसे और विश्वास का, और उसके अलावा आपसे अपेक्षाओं का भी एक बहुमत है। अब वो कैसे खरा और उतर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए।